आज हम लोग चर्चा ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध की करेंगे। इन युद्धों को देखते हुए कुछ लोग तृतीय विश्व युद्ध की आहट मान रहे हैं। ऐसे में हम सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया और यह अब दोनों देश के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका परिणाम क्या होगा। और ईरान और इजराइल के बीच जो ये संबंध है, ये संबंध कब से खराब हुए, आज हम इन्हीं सब प्रश्नों को तलाशने का प्रयास करेंगे। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारणों को जानने के पहले हम थोड़ा सा ईरान और इजराइल का भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो सबसे पहले हम ईरान के बारे में जानें। ईरान, इसे प्राचीन काल में फारस या पर्सिया के नाम से जाना जाता था। यह एक समृद्ध और प्राचीन सभ्यता का केंद्र था। इसका इतिहास हखामनी साम्राज्य से, जो लगभग 550 से 530 ईसा पूर्व था, उससे शुरू हुआ, जिसकी स्थापना एक शासक साइरस महान ने की थी। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का आगमन हुआ और इस्लाम के आगमन के बाद ईरान ने इस्लाम को अपना राजधर्म बनाया। अगर मैं ईरान की सीमा की बात करूं तो ईरान की सीमा पूरब में अफगानिस्तान और पाकिस्तान और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पश्चिम में इराक और तुर्की और उत्तर पश्चिम में आर्मेनिया और अजरबैजान से मिलती है। यह विश्व का 20% तेल निर्यातक देश है और ईरान विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडारक है और चौथा सबसे बड़ा तेल भंडारण करता है, जो इसे आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत बनाता है। इसका अधिकांश हिस्सा पहाड़ियों से घिरा है, जो उसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षा भी प्रदान करता है। अब हम इजराइल के इतिहास की चर्चा करते हैं। इजराइल का इतिहास यहूदी धर्म से जुड़ा है। बाइबिल के अनुसार अगर देखा जाए तो अब्राहम को यहूदी जाति का आदि संस्थापक माना जाता है। लगभग ये 1500 ईसा पूर्व की बात है, जब मूसा ने यहूदियों को मिस्र की गुलामी से मुक्त कराकर फिलिस्तीन में बसाया था, जिसे बाद में इजराइल के नाम से जाना जाता है। अगर मैं आधुनिक इजराइल के गठन की बात करूं तो इसका गठन 14 मई 1948 को हुआ, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक विभाजन प्रस्ताव पास किया और इस तरह से यहूदी राष्ट्र स्थापित हुआ, जिसे आज इजराइल के नाम से जाना जाता है। अब हम इजराइल की सीमा की बात कर लेते हैं। अगर हम इजराइल की सीमा की बात करें तो उत्तर में लेबनान है, उत्तर पूर्व में सीरिया है, पूर्व में जॉर्डन है और वेस्ट बैंक है, दक्षिण पश्चिम में मिस्र और गाजा पट्टी और पश्चिम में भूमध्य सागर से मिलती है। वहीं पर इजराइल की बात करें तो यह काफ़ी पवित्र स्थलों का भी केंद्र है। यरूशलेम, बेथलहम और नाजरेत जैसे पवित्र स्थल हैं, जो यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म, तीनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो ईरान और इजराइल के बीच की हवाई दूरी लगभग 1800 से 2000 किलोमीटर है, लेकिन इस दूरी ने दोनों देशों को सीधे युद्ध में शामिल होने से तो रोका था, लेकिन बाद के वर्षों में आज ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी तकनीक आ गई जो इस बाधा को कम कर दिया। आज एक दूसरे के इस ड्रोन और मिसाइल के तकनीक से एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध के कारणों को जानने के पहले अब हम ईरान और इजराइल के बीच प्राचीन संबंधों को भी पहले जानने की कोशिश करें। प्राचीन काल में ईरान, जिसका प्राचीन नाम जैसे अभी हमने बताया था कि फारस था, और यहूदी समुदाय, जिसका तात्पर्य इजराइल से है, इनके बीच काफ़ी मधुर संबंध थे। लेकिन बाद के समयों में अगर कहा जाए कि इस्लाम धर्म के आगमन के बाद उनके बीच संबंधों में कड़वाहट आना शुरू हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी 1979 तक इनके बीच
उतनी बड़ी कड़वाहट नहीं थी जो 1979 के बाद प्रारंभ हुई। उसके पहले दोनों देश एक दूसरे को सैन्य और व्यापारिक सहयोग करते थे, यहाँ तक कि इजराइल ने ईरान को, जब ईरान और इराक का युद्ध चल रहा था, तो इजराइल ने ईरान को सैन्य और तकनीक सहायता भी दी थी। लेकिन 1979 में आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में एक इस्लामिक क्रांति हुई। उसके बाद ईरान ने इजराइल को अवैध यहूदी राज्य घोषित कर दिया और ईरान फिलिस्तीनियों का समर्थन करना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि तेहरान में जो इजरायली दूतावास था उसको बदलकर फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया। और यह धार्मिक विरोध इतना चरम पर पहुंच गया कि आयतुल्ला ने इजराइल को इस्लाम धर्म के लोगों के लिए खतरा बताया और कहा कि इसे हमें नष्ट कर देना चाहिए। और उसने उन संगठनों का समर्थन करना शुरू कर दिया जिसे इजराइल ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था। और इस प्रकार अब दोनों में एक प्रॉक्सी युद्ध अर्थात छद्म युद्ध शुरू हो चुका था। ईरान फिलिस्तीन को वैध राज्य का दर्जा देता था और इजराइल को अवैध राज्य का दर्जा देता था। यहाँ तक कि 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया तो वह इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, अर्थात ईरान नहीं चाहता था कि इजराइल बने, अर्थात वह इजराइल के गठन को पूरी तरह से अनुचित समझता था। अभी तक हमने देखा कि ईरान और इजराइल के बीच जो कड़वाहट की शुरुआत हुई थी वह धार्मिक विरोध से हुई थी और धीरे धीरे यह विरोध बढ़ते हुए वैचारिक तक पहुंचा। और अभी 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ऐसे में अब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि इजराइल ने ईरान पर इस समय हमला क्यों किया, अर्थात इसका तात्कालिक कारण क्या है। अब हम इसकी चर्चा करते हैं। जैसा कि इजराइल का यह मानना है कि ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम जमा कर लिया था, जो 15 परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त है। और इजराइल को ऐसा लगता है कि यदि ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो वह इजराइल के लिए खतरा है, इसलिए वह किसी भी हालत में ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना चाहता। और वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का भी मानना है कि ईरान जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि वह परमाणु बम बनाने के करीब है। यही सब आशंका ने इजराइल को हमला करने के लिए उकसाया और उसने 13 जून 2025 को ईरान के नतांज में, इस्फहान में और फोर्डो पे उसके जो परमाणु और सैन्य ठिकाने थे उस पर हमला कर दिया, जिसे इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम की संज्ञा दी। इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया, अगर उसकी बात करें तो इजराइल इस हमले को जायज़ ठहरा रहा है। यहाँ तक कि इजराइल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इस ऑपरेशन को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम बता रहे हैं। और इजराइल के इस हमले में ईरान के बड़े अधिकारी, अगर मैं कहूँ तो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी, सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और 6 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इस हमले में काफ़ी सैन्य और परमाणु ठिकाने भी नष्ट हुए। इजराइल के इस हमले से ईरान बौखला गया और ईरान ने उसी रात अर्थात 13 जून 2025 को ही एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन टू प्रॉमिस। और इसके तहत ईरान ने इजराइल के कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों पर लगभग 100 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन से अटैक कर दिया। वहीं पर ईरान के विदेश मंत्री अगर अब्बास की बात करें तो उन्होंने इजराइल की इस हमले को युद्ध की घोषणा करार दिया और अब लगातार दोनों देश एक दूसरे के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। अब यह डर सता रहा है कि कहीं यह तृतीय विश्व युद्ध का रूप न ले ले, क्योंकि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वह इजराइल का समर्थन कर रहा है। वहीं पर अगर रूस और चाइना की बात करूं तो वह ईरान का समर्थन कर रहा है।
इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध जारी है और एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है, एक दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। अब हम बात भारत की करते हैं कि भारत किस देश का समर्थन कर रहा है और अगर ये युद्ध आगे जारी रहा तो भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लें कि हमारा भारत किस देश का समर्थन कर रहा है। तो जहाँ तक हमारे भारत की बात है, उसकी नीति तटस्थता की नीति है, अर्थात ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, अर्थात वह किसी का समर्थन नहीं करता है और अगर देखा भी जाए तो उसके संबंध दोनों देशों से बहुत अच्छे हैं। इसलिए किसी का समर्थन करना या किसी का विरोध करना ये प्रश्न ही नहीं है और अगर देखा जाए तो किसी भी एक देश का समर्थन करना भी भारत के लिए ठीक नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। वहीं पर मैं अगर युद्ध के प्रभाव की बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश जो तेल मंगाता है वह इन्हीं खाड़ी देशों से आता है। इसलिए अगर खाड़ी देशों में यह युद्ध आगे जारी रहता है तो तेल महंगा होने की संभावना है और जब तेल महंगा होगा तो सभी सामान के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे भारत में महंगाई काफ़ी बढ़ सकती है। अगर वहीं दूसरे प्रभाव की बात करें तो हमारे बहुत से भारतीय ईरान और इजराइल में काम करते हैं और वहाँ पर उनके जान माल संपत्ति के नुकसान की संभावना है। वहीं पर अगर भारत के एक बंदरगाह की बात करें तो वह भी ईरान में है, जो मध्य एशिया और अफगानिस्तान पहुँचने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में हमारे ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार हम अगर उनके प्राचीन संबंधों से लेकर तात्कालिक कारणों तक बात करें तो हम देखते हैं ईरान और इजराइल के युद्ध का आधार धार्मिक, वैचारिक और रणनीतिक है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में है और अपना प्रभुत्व बनाने की चेष्टा है। ऐसे में यह युद्ध और आगे न बढ़े क्योंकि बहुत से सैनिक और आम जनता मारी जा रही है, जिससे हर सेक्टर पर प्रभाव पड़ने की संभावना है। यदि यह युद्ध आगे बढ़ा तो यह तृतीय विश्व युद्ध के आसार भी नजर आने लगे हैं। ऐसे में विश्व के अन्य देशों को मध्यस्थता करनी चाहिए जिससे यह युद्ध और आगे न बढ़ सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।